सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल विद्यालोक। आपका स्वागत है इस चैनल पे। हम लोग आज वन शॉट देखने वाले हैं, वन शॉट में पूरा का पूरा चैप्टर। तो ये हमारा पहला चैप्टर होने वाला है और ये फिजिक्स का चैप्टर है। तो इसमें हम पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसके लिए मैंने आपके लिए बना के लाए हैं अच्छे अच्छे पिक्चर्स जो आप देख के समझ सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग फोर्स को समझना। अच्छा ठीक है, अगर आपको कोई भी नोट्स वगैरह चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका नाम है विद्यालोक। आप जाके सर्च कर सकते हैं, वहां पे नहीं मिलता है अगर आपको वैसे तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या अबाउट सेक्शन में, इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम छोटे चैनल हैं और हमारा मोटिवेशन आपके सब्सक्रिप्शन से, सब्सक्राइब रेट से और व्यू से बढ़ता है। तो थोड़ा सा मोटिवेट करने का कोशिश करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर है फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशन समझने से पहले समझते हैं कि फोर्स होता क्या है ना। तो हम डेली लाइफ का अगर एग्जांपल लेते हैं तो हम ड्रॉवर खींचते हैं। क्या करते हैं? ड्रॉवर खींचते हैं। तो अगर हम जब ड्रॉवर खींच रहे हैं तो ड्रॉवर खींचने के लिए हम एक फोर्स लगा रहे होते हैं। इसमें क्या कर रहे होते हैं? एक फोर्स लगा रहे होते हैं, पुल कर रहे होते हैं। तो पुल क्या होता है? फोर्स होता है। कई बार ये चीज हम लोग इसमें भी देख रहे हैं, पिंग पोंग बॉल होता है ना, स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। तो पिंग पोंग बॉल आप देखेंगे तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि जब दबाते स्क्वीज करते हैं तो उसका शेप साइज चेंज होता है और फोर्स लगता है। फोर्स से हम क्या कर सकते हैं? एक तो ड्रॉवर खोल रहे हैं, उसमें फोर्स लग रहा है, एक तो बॉडी का शेप भी चेंज कर सकते हैं, अगर बॉडी शेप चेंज करने लायक है तो। नहीं तो शेप नहीं चेंज करेगा तो टूट जाएगा, ये भी होता है। कई बार अगर मान लीजिए कोई ऐसा बॉडी है जो बहुत ही हार्ड है, तब उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो टूट सकता है ना। जैसे कि मार्बल वगैरह पे या शीशा वगैरह पे फोर्स आप अप्लाई करते हैं तो वो तो स्क्वीज नहीं होगा ना, तो वो टूट जाता है। तो ये फोर्स का डेफिनेशन हो सकता है। आप जब क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल फेंकते हैं, तभी भी आप बहुत ज्यादा फोर्स लगा के फेंकते हैं, उसमें भी फोर्स आप लगाते हैं। बैट घुमा के बल्ला से जब बॉल को मारते हैं तभी भी आप फोर्स लगा रहे होते हैं। तो ये फोर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिनको आप समझ सकते हैं। लेकिन बात यह है कि सर फोर्स तो हम समझ चुके हैं, लेकिन फोर्स जो है ये डिफाइन कैसे होगा? क्योंकि एग्जाम में तो ये समझदारी वाला बात होता नहीं है। एग्जाम में तो पूछता है कि आप जानते क्या है, लिख के दिखाइए। तो लिखने के लिए मैं बोलूंगा कि आप चलिए अगले स्लाइड पे, तब आपको समझ में आएगा क्या है व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या है सर? फोर्स एक ऐसा फोर्स क्या है? फोर्स इज अ पुश और पुल। फोर्स क्या है? फोर्स इज अ पुश और पुल दैट चेंजेस एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट टू मोशन। मतलब कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो फोर्स लगाने पे हो सकता है कि वो मोशन में आ जाए। गारंटी नहीं है कि अगर बॉडी फोर्स रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा। कैसे? अगर मान लीजिए हम दीवार ढकेलते हैं, अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, दीवार ढकेलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं, लेकिन क्या दीवार चलना शुरू हो जाएगा? नहीं। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि रेस्ट से मोशन में आएगा, लेकिन जनरली होता है ऐसा कि रेस्ट से मोशन में आता है। अच्छा, मोशन में किधर आएगा? जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे होंगे बॉडी उसी डायरेक्शन में आएगा। जैसे कि बताते हैं हम आपको एग्जांपल के तौर पे, ये जो लड़की है फोर्स लगा रही है इस पे इधर की तरफ, ठीक है। ये फोर्स कहां लगा रही है? इधर। और दिख नहीं रहा होगा तो लाल ले लेते हैं ना। फोर्स किधर लगा रही है? इधर की तरफ। अब जब ये फोर्स इधर लगा रही है तो इसमें ये क्या कर रही है? पुल कर रही है। इसमें क्या कर रही है? पुश कर रही है। सॉरी, ये क्या कर रही है? पुश कर रही है। वही ये वाला जो बच्चा देख रहे हैं आप, ये पुल कर रहा है, मतलब खींच रहा है। तो ये खींच रहा है किस डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन में। ये पुश कर रही है किस डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन में। तो बॉडी पे मूव किधर करेगा? इसी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। हो सकता है इधर भागने लगे, बॉडी इधर भागने लगे, हो सकता है, होगा ही नहीं। बॉडी किधर भागेगा? इसी डायरेक्शन में भागेगा। मतलब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं, बॉडी का अगर मोशन होता है तो उसी डायरेक्शन में होगा, मोशन नहीं होता है तो कोई बात ही नहीं है। तो सर ये कैसे पता चलेगा कि बॉडी का मोशन होगा कि नहीं होगा? फोर्स तो लगा ही रहे हैं। तो कभी आप बोल रहे हैं कि बॉडी का मोशन हो भी सकता है, कभी हो सकता है कि बॉडी का मोशन नहीं भी हो। तो कौन सा ऐसा कंडीशन होगा जब बॉडी का मोशन हो जाएगा, और कौन सा ऐसा कंडीशन होगा जिसमें बॉडी का मोशन नहीं होगा? उसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए हम चलेंगे अगले स्लाइड पे। ध्यान से, हमारे पास जो फोर्स होता है ऐसे समझते हैं कि इधर दो लोग लगे हुए हैं, इधर दो लोग लगे हुए हैं, और दोनों में टग ऑफ वॉर चल रहा है। क्या चल रहा है? टग ऑफ वॉर। रस्सी खींचा खींची बोलते हैं ना। तो ये चल रहा है टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर का क्या मतलब है? इसमें रस्सी को खींचने से दोनों टाइप से, एक टीम इधर है, एक टीम इधर है, दोनों लोग खींचने का प्रयास कर रहे हैं। जो टीम ज्यादा फोर्स लगाएगा उधर दूसरा टीम खींचा जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये वाले लोग किधर फोर्स लगाएंगे? इधर की तरफ। और ये वाले लोग किधर फोर्स लगाएंगे? इधर की तरफ। जिसका फोर्स ज्यादा होगा उधर की तरफ टीम को खींच लिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब जिधर फोर्स ज्यादा होता है मूवमेंट भी
उधर की तरफ होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि आज का अगर हमारा क्वेश्चन क्या है, जैसे अब हम बात करेंगे दो तरीका। एक तो हो सकता है बैलेंस फोर्स, जब टग ऑफ वॉर हो रहा है, जब टग ऑफ वॉर हो रहा है तो हो सकता है कि जितना फोर्स ये लोग लगा रहे हैं, जितना फोर्स ये लोग मिलकर लगा रहे हैं, उतना फोर्स ये लोग भी मिलकर लगा रहे हैं। मतलब ये लोग जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना ही ये दोनों भी फोर्स लगा रहे हैं। तो होगा क्या, अल्टीमेटली क्या होगा, ना रस्सी इधर जाएगा ना रस्सी इधर जाएगा, क्योंकि दोनों लोग बराबर फोर्स लगा चुके हैं, तो रस्सी किधर भी नहीं जाने वाला है। लेकिन अगर कोई ज्यादा फोर्स लगा देता है तो उसकी तरफ रस्सी चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो अब होगा क्या कि हमको समझना है कि बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है ना, और ये बॉडी पे एक्ट कैसे करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टग ऑफ वॉर में क्या हो रहा था, वही वाला केस बात करते हैं। क्या हुआ था, एक तरफ तभी मूव कर पा रहा था जब एक वाला पार्टी ज्यादा फोर्स लगा दिया है, दूसरा वाला पार्टी कम फोर्स लगा पाया, जिसकी वजह से वो लोग की तरफ रस्सी नहीं गया, दूसरे पार्टी की तरफ रस्सी आ गया। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अब हम बात करेंगे इसमें कि क्या है टग ऑफ वॉर का खेला। आगे बढ़कर ध्यान से और आगे बढ़कर देखते हैं ना, ध्यान से इधर देखते हैं। वही वाला बात है, अगर टीम ए जो है ये बराबर फोर्स लगाता है टीम बी के, तो रस्सी किधर भी नहीं जाएगा। क्या इसी को हम बैलेंस फोर्स बोलेंगे कि इसका जो फोर्स है ये बैलेंस हो गया इस फोर्स से, मतलब टीम ए का फोर्स टीम बी का फोर्स बैलेंस कर दिया, तो बॉडी मूव नहीं किया। अगर टीम ए का फोर्स टीम बी का फोर्स को बैलेंस कर रहा है, मतलब इधर का जो बॉडी है, इधर के जो लोग हैं, इधर का जो टीम है और इधर का जो टीम है, जितना फोर्स ये लोग लगा रहे हैं उतना ही फोर्स ये लोग लगा रहे हैं। क्या ये वाला जो तुम देख रहे हो बैंड इधर जा सकता है? नहीं, क्योंकि ये तो उतना ही फोर्स लगा रहे हैं। और इधर जा सकता है? नहीं, क्योंकि ये भी उतना ही फोर्स लगा रहे हैं। तो हमको समझ में आया मोटा मोटी कि फोर्स कितना भी लगाइए अगर बराबर रहता है, अगर ये लगा रहे हैं 50 न्यूटन का फोर्स, क्या फोर्स को नापते हैं न्यूटन में, ऐसा यूनिट क्या होता है फोर्स का, न्यूटन होता है, और ये भी लगा रहे हैं लोग 50 न्यूटन, तो होगा क्या, सेम फोर्स है दोनों तरफ, तो रस्सी किधर भी नहीं जाएगा। समझ में आया बात? लेकिन अनबैलेंस फोर्स कब हो जाएगा, मान लो कि इधर का जो टीम ए है फोर्स लगाता तो है बेचारा, लेकिन कम लगा दिया, और टीम बी जो है ये ज्यादा फोर्स लगा देता है, तो अल्टीमेटली जो ये वाला रस्सी देख रहे हो ये किधर मूव कर जाएगा, इन लोगों की तरफ। क्यों? इनका फोर्स ज्यादा है ना सर, तो इनका फोर्स ज्यादा है तो रस्सी किधर मूव किया, इनके तरफ। तो इसको बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स। इसको बोलेंगे क्या, अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स का मतलब है कि एक तरफ का फोर्स जो होता है ज्यादा होता है दूसरी तरफ का फोर्स, मतलब दो तरफ से फोर्स तो लग रहे हैं लेकिन एक तरफ का ज्यादा है दूसरी तरफ से, जिसकी वजह से एक तरफ वाला जीत जाता है, तो इसको बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, ऊपर आपका डेफिनेशन दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक समझ चुके हैं कि अगर दोनों तरफ से सेम फोर्स लगता है तो इसको क्या बोल देते थे, बैलेंस फोर्स। और अगर यही चीज होता है कि दोनों तरफ से फोर्स तो लग रहा है, एक तरफ से लेसर फोर्स लग रहा है और एक तरफ से ज्यादा फोर्स लग रहा है, मतलब ये इंसान ज्यादा फोर्स लगा दिया, ये बेचारी कम लगा पाई, बच्ची है ना तो थोड़ा सा जो नहीं लगा पाएगी, तो बेचारी हार गई, तो तुमको पता है किधर बॉडी मूव करेगा, इसमें तुमको समझ में आ रहा है किधर बॉडी मूव करेगा। इसमें ये बच्ची जो है कम लगा पा रही है, ये तो राक्षस है ज्यादा लगाएगी, तो मूव करेगा किधर, इधर। हो सकता है बच्चे को कुचल दे, अरे नहीं यार, है ना, तो ये जो है इधर मूव कर जाएगा बॉडी। इसमें किधर मूव करेगा बॉडी, कोई अंदाजा है? इसमें इधर वाला केस ए में किधर मूव करेगा, इसकी बैलेंस है ना, फोर्स बैलेंस है तो किधर भी मूव नहीं करेगा, ये वाला मूव करेगा। क्या समझ में आ रहा है यहां तक? कोई टेंशन, कोई दिक्कत है ना? चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं इधर बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स आप समझ चुके हैं। कोई दिक्कत है अनबैलेंस फोर्स में? बैलेंस फोर्स में नहीं है। बैलेंस फोर्स मतलब रिकॉल कर लेते हैं एक बार, है ना। बैलेंस फोर्स मतलब दोनों तरफ से जब फोर्स बराबर लगता है तो बॉडी में किसी भी तरीके का चेंज नहीं आता, मतलब बॉडी के वेलोसिटी में किसी भी तरीके का चेंज नहीं आता है और बॉडी में मूवमेंट नहीं होता है। लेकिन अगर बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स लगता है तो बॉडी के वेलोसिटी में चेंज आ सकता है, मतलब बॉडी मूव करता है। तो सर मूव किधर करता है? मूव करता है उधर, उस डायरेक्शन में जिधर ज्यादा फोर्स लगता है, जिधर की तरफ ज्यादा फोर्स लगेगा उधर की तरफ बॉडी मूव कर जाएगा। क्या रिकॉल हो गया सब? एकदम बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं। अब है इधर हमारा मास और इनर्शिया। मास और इनर्शिया क्या है? इनर्शिया जो है इनडायरेक्ट मेजर है मास का। क्या है? मास और इनर्शिया को आपको ऐसे समझना है कि मास ही इनर्शिया होता है। क्लास 9th के लिए मास ही इनर्शिया होता है, मतलब मास को इनर्शिया को नापते हैं मास के टर्म में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक साइकिल है। क्या है सर? साइकिल। और एक क्या है? ट्रेन है। हम बोले चलो धक्का मारो, साइकिल को भी धक्का मारो, ट्रेन को भी धक्का मारो।
क्या लगता है तुमको? ट्रेन को तुम धक्का मार के हिला दोगे या साइकिल को धक्का मार के हिला दोगे? साइकिल हिला देगा। कारण बताते हैं, इसका मास जो था वो कम था, और जिसका मास कम उसका इनर्शिया कम। क्या है? इसका जो है मास वो है कम। ट्रेन का जो है मास, ट्रेन का वही मास का बात करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा है ट्रेन का मास। अगर ट्रेन का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी इनर्शिया ज्यादा होगा। मास मतलब इनर्शिया, मास जैसा इनर्शिया होता है, मास मतलब इनर्शिया नहीं होता है ना। थोड़ा बड़े हो जाओगे तो और अच्छे से समझोगे इनर्शिया और मास, है ना। अभी तो बच्चे हो तो बच्चा वाला चीज पढ़ लो, है ना। इनर्शिया, ये है इनर्शिया। इनर्शिया इसका कम है, इनर्शिया इसका क्या है? कम है। तो कम इनर्शिया की वजह से हम क्या कर सकते हैं? इसको, साइकिल को आराम से ढकेल सकते हैं। तो सर इनर्शिया क्या है? ऐसा क्या है कि साइकिल को आसानी से ढकेल पा रहे हैं, इसको नहीं ढकेल पा रहे हैं? क्योंकि इसका मास ज्यादा है सर, सही बात है। लेकिन मास के साथ एक और चीज आता है, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है समझते हैं। कोई भी बॉडी जो है वो चाहता है कि अपने जिस स्टेट में है, अगर हम रुके हैं तो रुके रहेंगे, अगर हम चल रहे हैं तो चलते रहेंगे। इस टेंडेंसी को क्या बोला जाता है? इनर्शिया बोला जाता है। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, या बोल सकते हैं हम लोग कि द टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज इन द स्टेट ऑफ द बॉडी। मतलब कि अगर मेरे स्टेट में, बॉडी के स्टेट में चेंज आएगा, उसको हम रेजिस्ट करेंगे। तो इसी चीज के, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देंगे? इनर्शिया। दिखाते हैं आपको, अगर आप लिखना चाहें, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज इन द स्टेट। मतलब कि स्टेट में वो अपने चेंज नहीं चाहता है। किसमें चेंज नहीं चाहता है? अपने स्टेट में चेंज नहीं चाहता। मतलब अगर वो रुका हुआ है, स्टेट क्या हो सकता है? रुका हुआ भी हो सकता है। तो रुका हुआ है तो वो रुका ही रहना चाहता है, और चल रहा है तो चलना ही रहना चाहता है। रुका है तो रुका रहना चाहेगा, चल रहा है तो चलना ही रहना चाहेगा। अगर आप उसमें चेंज करना चाहते हैं तो इनर्शिया आपको उसके लिए रोकेगा। दिखाते हैं कैसे। ट्रेन मान लो चल रहा है, साइकिल भी चल रहा है, दोनों सामने से आ रहा है। एक केस में साइकिल तुम्हारे सामने से आ रहा है, क्या करोगे? साइकिल ऐसे पकड़ोगे, रोक लोगे। ये भी रोक भी दो, नहीं रोको तो अलग बात है, लेकिन रोक भी सकता है। लेकिन सामने से अब आ रहा है ट्रेन, और तुम सोचोगे साइकिल तो रोक दिए थे, हम ट्रेन रोकेंगे, और तुम चले गए ट्रेन के सामने, आ रहा है इसे शक्तिमान, मर जाओगे। तो बात यह है कि ट्रेन रोकना असंभव है, कारण इसके पास मास ज्यादा है। मास ज्यादा मतलब इनर्शिया ज्यादा है, और इनर्शिया ज्यादा मतलब ये अपने स्टेट को चेंज होने नहीं देना चाहता है। ज्यादा इनर्शिया मतलब ज्यादा इसके पास औकात है कि ये अपने स्टेट को चेंज नहीं होने देगा। तो ज्यादा औकात है तो इसका औकात से ज्यादा आप नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि आप छोटे हैं, वो बड़ा है, तो उसके पास ज्यादा इनर्शिया है, और इनर्शिया की वजह से आप उसको हिला नहीं सकते हैं। एक और एग्जांपल देते हैं। एक ग्लास रहता है, ग्लास है ना, ग्लास पानी से भरा हुआ है, उसके ऊपर कार्ड रख दो, कार्ड के ऊपर सिक्का रख दो, और कार्ड को पकड़ के तेज से खींचोगे, कार्ड को पकड़ के तेज से खींचोगे, तो जो सिक्का है, सिक्का वहीं पे पानी में गिर जाएगा और कार्ड बाहर आ जाएगा। क्या होगा? कार्ड के साथ सिक्का क्यों नहीं आया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कार्ड जब तुम खींचे थे तो कार्ड तो तुम मोशन में ले लिए, लेकिन सिक्का जो था वो पहले से रेस्ट में था। अब रेस्ट में होने की वजह से उसका इनर्शिया उसको क्या बोला कि अगर तुम रुके हो तो रुके रहो, अगर तुम चल रहे हो तो चलते रहो। इसी को बोलते हैं इनर्शिया। इसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया। तो वो अपने इनर्शिया की वजह से क्या हुआ? पानी में गिर गया, डुबुक, कार्ड आ गया बाहर। बात समझ में आया? इनर्शिया क्या? इनर्शिया में कोई दिक्कत है? आप इसको रट लेंगे, खेला खत्म हो जाएगा। समझ में आया बात? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? अब है चैप्टर का मेन चीज, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान से सुनिएगा। न्यूटन भाई साहब बोलते हैं कि अगर दुनिया में कोई भी मूवमेंट हो रहा हो तो उस पर 3 लॉ ऑफ मोशन लगते हैं। तो कितना लगते हैं? 3 लॉज ऑफ मोशन। तो उसको बोला जाता है न्यूटन थर्ड लॉ, 3 लॉ ऑफ मोशन। एक तो होगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, हाँ, दूसरा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तीसरा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आसान है, तीनों को ऐसे ही याद करना, पहला दूसरा तीसरा बोल देना, बात खत्म हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं है। एक मीम था, उसमें एक लड़का बोल दिया न्यूटन के 3 नियम होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। वो नहीं बोलना तुम लोग, है ना। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ होता है। चलो, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर कोई बॉडी चल रहा है तो वो चलता रहना चाहता है, अगर कोई बॉडी रुका है तो रुका रहना चाहता है, क्योंकि उसका जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, जब तक बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, इसको बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। तो रट लोगे, या तो तुम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलो, या कई बार इसको तुम देखोगे कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्यों बोल रहे हैं? इनर्शिया जैसा डिफिनेशन है, इसको देखो। इनर्शिया, इनर्शिया गलत हो गया क्या? हाँ, क्या है? इनर्शिया। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इफ
ए बॉडी इज मूविंग, इफ ए बॉडी इज मूविंग, इट कीप ऑन मूविंग, क्या करता रहेगा? अगर चल रहा है तो चलता ही रहेगा, कीप ऑन मूविंग। एंड इफ, अगर, इफ इट इज इन रेस्ट, इट विल बी इन रेस्ट, सॉरी गलती हो गया, हाँ, इट विल बी इन रेस्ट। क्या होगा? अगर चलता है तो चलता ही रहेगा, चल रुका है तो रुका ही रहेगा। अनटिल, जब तक इस पे अनटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो बॉडी चल रहा है तो चलता ही रहेगा, रुका है तो रुका ही रहेगा। कब तक रुका रहेगा? मान लो ये पेन है, रुका है रुका ही रहेगा, चल रहा है चलता ही रहेगा। कब तक? जब तक हम इस पे फोर्स नहीं लगाए। मान लो बॉल फेंक दिया, बॉल डुबरते जा रहा है, डुबरता रह जाएगा जीवन भर। कब तक? जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया जाता है। तुम सोचोगे कि सर बॉल फेंकते तो रुक जाता है, बताते हैं, उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगता है जो कि पीछे की तरफ उसको खींचता है, जिसकी वजह से वो रुक जाता है। बाहर से फोर्स लगा ना, फ्रिक्शन फोर्स, अगर कोई भी फोर्स उस पर नहीं लगता, अगर स्मूथ सरफेस होता, फ्रिक्शन नहीं होता, तब फेंक देते, बॉल डुबरते रह जाता जीवन भर। समझ में आया बात? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो कोई भी बॉडी जो चलता है वो हमेशा चलता रहना चाहता है, जो रुका है वो रुका रहना चाहता है। समझ में आया? इसको बोल देते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये बात बोल दिए थे ये, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में बोलते हैं कि किसी भी बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई कीजिएगा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि किसी भी बॉडी पे जो फोर्स आप अप्लाई कीजिएगा वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। फोर्स अप्लाइड द फोर्स। अच्छा एक और बात, मेरा राइटिंग थोड़ा सा खराब लग रहा होगा क्योंकि हम स्मार्ट बोर्ड पे बहुत पहली बार लिख रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, है ना। राइटिंग हम धीरे धीरे सुधार लेंगे, है ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी कॉज द चेंज इन मोमेंटम, कॉज द चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम मालूम है ना, पढ़े थे तुम लोग मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता था? लोग पहले मोमेंटम समझो। अच्छा, फोर्स अप्लाई क्या होता है? अगर किसी भी बॉडी पे फोर्स आप अप्लाई करते हैं तो उसका मोमेंटम चेंज होता है। क्या चेंज हो जाता है? मोमेंटम चेंज हो जाता है। मोमेंटम अगर तुमको समझना है तो मोमेंटम को दिखाया जाता है पी से। लिख लो क्या होता है, पी से दिखाया जाता है। तीर क्यों मार रहे हैं? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर वेक्टर नहीं समझ में आता है तो पढ़ना पड़ेगा ना दोस्त। वेक्टर वो होता है जिसके पास डायरेक्शन होता है, स्केलर वो होता है जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। तो वेक्टर का फॉर्मूला होता है, मतलब मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये याद रखोगे, मोमेंटम के लिए ये लिखा गया है, ये मोमेंटम का है, इसका नहीं है। इसका ये फॉर्मूला होता है फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का क्या होता है? देखो, चेंज इन मोमेंटम का मतलब हो गया कि मास तो चेंज होगा नहीं तो वेलोसिटी चेंज होगा। वेलोसिटी मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल। फाइनल को क्या बोलते हैं? v बोलते हैं, इनिशियल को e बोलते हैं, है ना। तो फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। हाँ, तो आपको क्या याद रखना है? ये याद रखना है फोर्स। अब ये डेरिवेशन भी होता है इसका, है ना। ये जो है वन शॉट है तो मैं आपको डेरिवेशन नहीं सिखाऊंगा, डेरिवेशन आपको लॉन्ग वीडियो में सिखाया जाएगा, ठीक है। आपको याद क्या रखना है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका एक और तरीका है लिखने का, जैसे कि कई बार लिखा जा सकता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास और फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो m इंटू ए, ये वाला सेकेंड लॉ बड़ा फेमस है, F इज इक्वल टू ए में बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हो गया। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या बोलता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट करता है आपको कि आप यदि किसी बॉडी पे जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही वो बॉडी आप पर भी फोर्स लगाएगा। मतलब कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट
रिएक्शन, आप जितना किसी पर एक्शन करते हैं वो भी बॉडी आप पर उतना ही रिएक्शन दिखाता है। मतलब आप अगर हम मान लीजिए कि मैं इस बोर्ड को इतना फोर्स से ढकेल रहा हूं तो बोर्ड भी हमको उतना ही फोर्स से ढकेल रहा होगा। उसके बाद से मान लो दीवार को मैं ढकेल रहा हूं तो दीवार भी मुझे उतना ही फोर्स से ढकेल रहा है। बात समझ में आया? तो क्या हो सकता है इसमें, लिखो, लिख लेना। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि every action has equal and opposite रिएक्शन को RXN लिखे हैं, रिएक्शन तुम अच्छे से भी लिख सकते हो, है ना। तो ये तीनों लॉ हो गया। पहला लॉ क्या था? पहला लॉ था कि अगर कोई बॉडी चल रहा है तो चलता ही रहेगा, रुका है तो रुका ही रहेगा, जब तक आप बॉडी पे किसी भी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। समझ में आया बात? पहला। दूसरा, फोर्स क्या होता है? फोर्स अगर आप किसी भी बॉडी पे लगाते हैं तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है क्या? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है। अगर फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी को तो कॉज करता है क्या? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बराबर हो जाता है, मतलब मोमेंटम को चेंज करवा देता है। F = ma सबसे फेमस है। A को लिख सकते हैं v - u/t। समझ में आया? तो दोनों फॉर्मूला आप याद रखिएगा। न्यूमेरिकल इससे सॉल्व होते हैं, न्यूमेरिकल यहां से सॉल्व होगा, और ये वाला फेमस है तो इसका भी जरूरत पड़ेगा। समझ में आया? तो ये दोनों याद रखिएगा। तीसरा, अगर आप बॉडी पे एक फोर्स लगाते हैं तो आप जितना फोर्स बॉडी पे लगाते हैं उतना ही फोर्स आपको बॉडी लगाता है, उतना ही फोर्स आप पे भी बॉडी लगाता है। इसका क्या मतलब है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लिखे हैं? हाँ, लिखे हैं, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या ये तीनों याद है? यही सबसे इंपॉर्टेंट था, यहीं से क्वेश्चन बनता है। अब आगे बढ़ते हैं। सिंपल है। अब चैप्टर लगभग खत्म है। लास्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब है? मान लीजिए ये मेरे पास एक गेंद है जिसका मास है m। क्या है? मास m है, और इसका वेलोसिटी है v1। मास क्या है? m1, वेलोसिटी है v1। और आगे चल के एक और बॉल है, मान लो ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, और अगर ये इधर मूव कर रहा है तो ये मान लो फिर ये भी इधर मूव कर रहा है। इसका स्पीड कम है, इसका स्पीड ज्यादा है। अगर इसका स्पीड ज्यादा है, इसका स्पीड कम है, तो पीछे से जाकर मारेगा धक्का। बस समझ में आ रहा है? स्पीड कम का मतलब धीरे धीरे चल रहा होगा, तेज जाकर मारेगा पीछे पंप। तो होगा क्या कि इसका मास कितना है? इसका मास है m2। इसका मास कितना है? m2। अब वेलोसिटी कितना है? v2 मान लेते हैं। तो अब क्या हुआ? दोनों लड़ गया। क्या हो गया? दोनों के बीच हो गया हमारे पास कोलिजन। क्या हो गया? कोलिजन मतलब टकराव हो गया बच्चा। समझ में आया? तो ये हो जाता है टकराव। अब जैसे ही दोनों लड़ेगा फिर से दोनों का अपना अपना वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगा। जैसे इसका क्या मास था? इसका मास था मान लो क्या हो जाता है इसका मास। अब देखो, मास m2 है तो m2 ही रहेगा। मास कितना है? पहले m2 था तो अभी भी m2 ही रहेगा। लेकिन तुम बताओ, वेलोसिटी v2 पहले था, लड़ने के बाद वही वेलोसिटी रहेगा। हो सकता है तेज हो जाए, हो सकता है धीरे हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हम बोल रहे हैं कि इसका वेलोसिटी हो जाता है, चलो यार v2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? v2 मान लेते हैं। इसका वेलोसिटी फिर से v2 मान लेते हैं। फिर इसका क्या है? मास पहले कितना था? m1, तो अभी भी कितना रहेगा? m1। वेलोसिटी कितना है? v1, तो v1। अब हम बोल रहे हैं कि लड़ने से पहले जो इनका मोमेंटम था, लड़ने के बाद भी इनका मोमेंटम वही रहेगा। मतलब सुनो, बताते हैं क्या हुआ, होता क्या है। इसको पूरा सिस्टम मान रहे हैं, इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। क्या इसमें हम जाकर धक्का मरवाए हैं? नहीं, ये खुद से आपस में धक्का मारा है। तो फिर से दोनों का मोमेंटम जब चेंज, मतलब जब दोनों का मोमेंटम फिर से हम जोड़ेंगे तो मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा। अगर पहले मोमेंटम इनका जितना था, बाद में ही मोमेंटम उतना रहेगा। कारण क्या है? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि the momentum before collision and the momentum after collision will be equal. Momentum before collision, समझ रहे हो? Momentum after collision, तो momentum before collision, momentum after collision will be equal. कब तक equal होगा? Until any external force will be applied. अगर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाया जाता है तो मोमेंटम लड़ने से पहले और मोमेंटम लड़ने के बाद दोनों ही सेम होगा। अगर इस बात का हम, अच्छा तुमको लिखना है, लिखो, लिखोगे ध्यान से कि द मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, क्या? द मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन विल बी इक्वल until any external force is applied. वीडियो पीछे कर करके बार बार लिख लो। 3 बार सुनना है, 3 बार सुनो, 4 बार सुनना है, 4 बार सुनो।
ठीक है, लिख लो, समझो। तो क्या हुआ, ये दोनों लड़े, ऐसा हुआ। अब इसके लिए एक फॉर्मूला है जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूं सब चीजें जो जरूरी है। एग्जाम में आपको यहाँ से 100% हो जाएगा, कहीं और से पढ़ने का जरूरत नहीं है, अगर सब सिर्फ आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। नहीं तो आप नॉलेज के लिए डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल लेक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे। समझ में आया बात, है ना। डिटेल लेक्चर अभी मैंने नहीं डाले हैं, बाद में डाला जाएगा, पहले वन शॉट देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। तो हम क्या किए, मास m1 v1 क्या हो गया, m1 v1, इसको प्लस कर दो इधर, ठीक है। अच्छा, इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो लिखो। हम बोल रहे हैं कौन सी, देखो हम बोल रहे हैं कि मोमेंटम, कलर चेंज कर लो तो लोग अच्छा लगेगा, लो चेंज कर लिया, लो हो गया। अब देखो मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, है ना, बिफोर कोलिजन, ये हमेशा बराबर होगा, किसके बराबर होगा, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। समझ में आया, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन बराबर होगा। अच्छा, एक मोमेंटम निकालते हैं, इसका मोमेंटम कैसे निकालोगे, मोमेंटम अभी सिखाए थे निकालना, m इंटू वी, तो इसका क्या होगा, मास कितना है m1, वेलोसिटी कितना है v1, तो क्या हो गया m1 इंटू क्या हो जाएगा, देखो m1 v1 प्लस m2 v2 हो गया। ये किसके बराबर होगा, अरे इसका मास इंटू वेलोसिटी, फिर इसका मास इंटू वेलोसिटी, फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, बाद वाला के, बाद में कितना है m1 v1, इसका पहले लिख लेंगे, कोई दिक्कत है, इसका पहले लिख लेंगे तो ठीक है, और इसका कितना है फिर प्लस में m2 v2, ठीक है। तो हम क्या किए, पहले वाला का मास उसका वेलोसिटी, फिर दूसरे वाला का मास उसका वेलोसिटी जोड़ दिए, पहले इसका मास वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इसका मास वेलोसिटी अप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, इसका मास वेलोसिटी अप्लाई, पहले इसका मास वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इसका मास वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दिए, फिर दोनों को जोड़ दिया, फिर इसका मास वेलोसिटी मल्टीप्लाई करके, फिर इसका मास वेलोसिटी मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ दिए, दोनों को बराबर कर दिए। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहां से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लास्ट टॉपिक भी हो जाता है खत्म, चैप्टर हो गया है खत्म। आपको कॉन्फिडेंस के लिए, चूंकि फिजिक्स है तो फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको 2-4 क्वेश्चन हम सॉल्व करा देते हैं ताकि आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो देखो, चलो दर्शन कराते हैं, कहां आ जाता है हमारे पास, है ना, स्मार्ट लग रहे हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, क्वेश्चन टाइम, क्या है, क्वेश्चन टाइम, ठीक है। तो थके तो नहीं होगे तुम लोग, 2 मिनट मत थको यार, है ना, 9th में भी आए हो, अभी तो 10th बाकी है, बहुत दुनिया बाकी है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो शुरू करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखा रहा हूं, ये कैसे किया जाता है ये सिखाते हैं तुमको, क्योंकि 9th तक तो आदमी सॉल्व नहीं करता है न्यूमेरिकल वगैरह, 9th में अचानक से दिख जाता है, फिर आदमी टेंशन में, अरे बाप ये क्या दे दिया, है ना। होता है, हमको भी हुआ था, हमसे तो सॉल्व भी नहीं होता था, अब होता है, तो मास्टर हैं अपन। देखते हैं क्या बोला है, बोला है एक कांस्टेंट फोर्स है जो कि एक 5 kg की बॉडी पे अप्लाई होता है। किस पे अप्लाई होता है, 5 किलो का बॉडी पे, कितना देर के लिए, 2 सेकंड के लिए। उसके बाद से जो बॉडी था उसका पहले स्पीड था 3 मीटर पर सेकंड, है ना, ये ऊपर है 3 मीटर पर सेकंड है, और बाद में कितना हो जाता है, 2 सेकंड बाद 7 मीटर पर सेकंड। तो अब तुमको बताना है कि कितना फोर्स अप्लाई हुआ, सबसे पहला बात, है ना। और ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, अगर ये 5 सेकंड के लिए अप्लाई होगा तब कितना इसका वेलोसिटी हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं क्या है, देखो सॉल्व करना शुरू करते हैं, है ना। सॉल्व कर देंगे तो तुम लोग को अच्छा लगेगा। ब्लैक तो नहीं ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये भी लेना तो तुम लोग को दिखेगा तो बताना, है ना। तो देखो क्या हो रहा है, हम पहले इंफॉर्मेशन लिखते हैं, बढ़िया सॉल्व करना सीखना है तो पहले इंफॉर्मेशन लिखना सीखो। क्या करेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे मास ऑफ द बॉडी, मास कितना है 5 kg है। उसके बाद से क्या है, और गिवन क्या है हमको, टाइम कितना है 2 सेकेंड, क्या है टाइम 2 सेकेंड। अब हमको बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी कितना था, इनिशियल वेलोसिटी मतलब शुरू में वेलोसिटी कितना था, शुरू वाले वेलोसिटी को यू लिखते हैं और फाइनल वेलोसिटी को वी लिखते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब शुरू का वेलोसिटी, शुरू का वेलोसिटी कितना है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर थोड़ी होता है 3 मीटर पर सेकंड होता है।
3 मीटर पर सेकेंड, और v मतलब फाइनल वेलोसिटी, ये कितना हो गया 7 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे क्या पूछा है, वो हमसे पूछा है कि तुम बताओ कि कितना फोर्स लगा है, फोर्स निकालना है। सुनो, फोर्स का फॉर्मूला हम लोग अभी क्या पढ़े थे, फोर्स का फॉर्मूला पढ़े थे F = ma, ठीक है। मास हमको पता है क्या, हाँ पता है सर। ए पता है, नहीं पता है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाए। हम बोले थे ना दूसरा वाला याद कर लो, भारी वाला। देखो F = क्या होता है, मास तो मास ही रहेगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ, v - u क्या होता है, v - u बाई t, हो गया सिंपल। अब वैल्यू पुट करो, आंसर मिल जाएगा। कितना आसान है, तो F = कितना हो गया, मास है 5 और फाइनल वेलोसिटी 7, कितना है 3, टाइम कितना है 4, 7 में से 3 गया तो 4, 7 में से 3 गया तो 4, तो कितना हो गया F = 5 इंटू 5, 7 में से गया तो 4, और नीचे कितना बच गया 4, 4 से 4 खत्म, बच गया कितना 5, कितना हो गया न्यूटन। कोई दिक्कत, आसान है, बहुत आसान है, सिंपल है, ठीक। अब बोल रहा है कि नहीं, ये बात नहीं मानेंगे हम बोल रहे हैं कि 2 सेकंड के लिए फोर्स नहीं लगाओ, 5 सेकंड के लिए लगाओ, तब क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। क्या है टाइम, जो यहाँ पे हम ओहो यहाँ 4 रख दिए, अपन से गलती हो गई है जी, रुक जाओ, यहां से 4 नहीं ना होगा सर, यहाँ 4 नहीं ना होगा। टाइम कितना है, 4 थोड़ी है, 2 सेकंड है। ये बोलो, यहीं पे देख लिया है ना, टाइम कितना था 2 सेकंड, तो यहाँ 2 रखोगे तो 4 कितना बार में कटेगा, 2 बार में, 5 गुना कितना आएगा 10, कितना हो जाएगा सर 10 हो जाएगा। यहाँ पे गलती नहीं हुआ है, यहाँ पे कितना होना चाहिए था 10 न्यूटन, है ना। खुश नहीं हो, सर को सभी पता है। तो ये हो गया 10 न्यूटन। 5 सेकंड के लिए लगता तो क्या होता, कुछ नहीं होता, नीचे 5 आ जाता, 5 से 5 कट हो जाता और यहाँ पे 4 बच जाता, मतलब 4 न्यूटन बच जाता। दिखाते हैं कैसे। तो फोर्स क्या हो जाता है, फोर्स F = फोर्स हो जाता है मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम इसमें कितना है 5 सेकंड, तो F = कितना हो जाएगा 5 इंटू 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा 7 माइनस लो लिख देते हैं, 7 - 3 अपॉन कितना हो गया 5। तो अब हम बोल रहे हैं तो 5 से 5 खत्म, तो F = कितना बच गया 4 न्यूटन। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। ला आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन और होगा मेरे ख्याल से, है ना। देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बॉडी है, 2 बॉडी है, एक 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है जो कि 2 किलो का है, और एक 4 केजी का बॉडी है जो कि 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। किसको रोकने में ज्यादा फोर्स लगेगा, नहीं समझे, आओ समझाते हैं। देखो एक बॉडी ऐसा है और दूसरा बॉडी ऐसा है। इस बॉडी का अगर देखते हैं तो बोलोगे दोनों बराबर बन गया है, छोड़ो यार, बस समझो, बात समझो, है ना, इमोशन समझो। ये जो बॉडी है 2 केजी का है, कितना का है 2 केजी, और चल कितना की स्पीड से रहा है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, कितना का स्पीड से चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये जो बॉडी है ये है 4 केजी का, और चल कितना स्पीड में रहा है, कितना स्पीड में रहा है बोलो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। शर्माता है तुम लोग, बोला करो, है ना, ये मत सोचो ऑनलाइन देख रहे हैं, फोन में बोलो, तेज बोलो, मम्मी को बोल दो कि हम वीडियो देखते हैं, तेज बोल के। हमें कभी नहीं सोचते हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, हम सोचते हैं यही पढ़ते हैं। एकलव्य का नाम सुने हम, मूर्ति बना के तेज बन गया था, तो भी बन सकते हो, बस मन से पढ़ो, कोई जरूरत नहीं पैसा खर्चा करने का। इधर देखो, है ना, देखो इसका फोर्स कितना होगा, अगर फोर्स कैलकुलेट करें इसका तो फोर्स कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होगा m इंटू a। फोर्स तुमको मास चाहिए, मास कितना है 5 थोड़ी है यार, फोर्स मास कितना है इसमें, मास है हमारा 2 और एक्सेलरेशन कितना है 5, कितना हो गया 10 न्यूटन, ठीक। अच्छा एक्सेलरेशन थोड़ी दिया था, ओ एक्सेलरेशन दिया है, ठीक है, हाँ। इसका कितना है, इसका कितना है, इसका देखो तो, इसका देखो फोर्स, इसका फोर्स कैसे निकालेंगे, फिर वही बात m इंटू a, तो क्या हो जाएगा फोर्स, मास कितना है बोलो 4 केजी है, और एक्सेलरेशन कितना है 2, एक्सेलरेशन कितना है 2, रखो 4 2 जा 8, कितना हो गया न्यूटन। तुमको क्या लगता है कौन ज्यादा तेज चल रहा है, ये वाला ज्यादा फोर्स से चल रहा है, ये वाला कम फोर्स से चल रहा है, इसका मतलब इसको रोकने में ज्यादा मेहनत लगेगा। तो मतलब तुमको क्या है 2 किलो वाला को रोकने में ज्यादा मेहनत लगेगा, 4 किलो वाला को रोकने में कम मेहनत। इससे क्या पता चलता है कि अगर कोई बॉडी भले हल्का है लेकिन स्पीड में चल रहा है तो उसको रोकना मुश्किल होता है, भले भारी है वो धीरे धीरे चल रहा है तो उसको रोक सकते हैं, लेकिन हल्का है तेज चल रहा है तो नहीं रोक सकते। एग्जाम्पल, तुम्हारे सामने हम गेंद चला के मारेंगे तुमको तो तुम आराम से रोक लोगे, अब गोली चला के मारना रोक, समझ रहे हो बात। तो
भले छोटा हो, तेज आ रहा है, नहीं रोक सकते हैं। बात समझ रहे हो ना, इशारा नहीं समझे? देखो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखें, इसमें कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। क्या करना है? F इज इक्वल टू एम, F इज इक्वल टू एम, चेक कर लो, खत्म खेला। आ गया, बस बस बस, खत्म है, खत्म है, खत्म है। देखो, एक मोटर कार है जिसका 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, 4 सेकंड उसको लगता है। अगर वो ब्रेक मारता है तो रुकने में, अगर ब्रेक मार दिया, 108 किलो का है, ब्रेक मारा, रुकने में कितना देर लग रहा है उसको? 4 सेकंड। कितना देर लग रहा है? 4 सेकंड। देखो 108 किलोमीटर पर आवर, ओहो सॉरी सॉरी, 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, लग कितना रहा है? 4 सेकंड। तो अब बताना है कि ब्रेक जो है कितना लगाया है फोर्स। अगर गाड़ी का पैसेंजर के साथ मिला के वेट है 1000 किलो, कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, पहले इंफॉर्मेशन लिखते हैं। तो क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू लिख देंगे 108। वेलोसिटी फाइनल थोड़ी है, इनिशियल वेलोसिटी है ना। क्या है ये? इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब ये चल रहा है, फाइनली तो रुक जाना है। फाइनली क्या करना है? रुक जाना है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है? जब देखेंगे तो कितना में चल रहा है? 108 किलोमीटर पर आवर। अब सुनो, किलोमीटर आवर को, किलोमीटर पर आवर को तो यूज नहीं कर सकते हम लोग, मीटर पर सेकंड यूज करते हैं। कभी भी एसआई यूनिट में यूज करोगे, ये बात हमेशा ध्यान में रखो कि एसआई यूनिट यूज किया जाता है। किलोमीटर पर आवर एसआई यूनिट नहीं है। क्या है एसआई यूनिट? मीटर पर सेकंड। तो कैसे चेंज करोगे? देखो 108 है तो उसको रहने दो और उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कभी भी किलोमीटर पर आवर में 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाता है? मीटर पर सेकंड। क्या बन जाता है दोस्त? बोलो, फिर नहीं बोल रहे हो, सोच रहे हो वीडियो है, नहीं, तेज बोलो। 18 से 108 कटेगा कितना बार में? बोलो 6 बार में। 18 छक्के 108, 6 5 30, कितना आ गया ये? असली में ये है 30 मीटर पर सेकंड। क्या यू पता है? वी में पता है? वी बोलो। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाना है। ब्रेक मार के तो रुक जाएगा ना, तो रुक जाएगा तो क्या होगा? 0। अब बताओ तुम कि कितना टाइम लग रहा है इसमें? टाइम लग रहा है 4 सेकंड। मास कितना है इसका? 1000 kg। बोलो ना, समझ में आ रहा है? जब तुमको ये सब पता है तो तुम क्या कर सकते हो बच्चा? बोलो, तुमको क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए, चाहे एक और फॉर्मूला होता है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। बोलो ना, पता है क्या? हम ए क्यों नहीं लगाए? ए नहीं दिया है ना, हमको भी यू टी दिया है, तो हम अपने ये वाला लगा देंगे। समझ में आया? हमको कैसे पता चल रहा है कौन फॉर्मूला लगा रहा है? देखो एफ इज इक्वल टू एम याद किए थे, एफ इज इक्वल टू ये भी याद किए थे। फोर्स निकालना है तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरा बात, ए वाला क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि ए कहीं दिया हुआ ही नहीं है, हम बकलोल है, ए लगाएंगे। तुम बकलोल हो तो लगा लो, नहीं हो ये लगाओ। देखो अभी समझना, मास कितना है सर? 1000। कितना है? 1 2 3। और v फाइनली कितना हो रहा है? 0। फाइनल वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना है सर? 30। इनिशियली कितना है? 30। और टाइम कितना लग रहा है? 4। तो फोर्स कितना हो गया सर? 1000 पे तो माइनस में आ जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो कितना होगा? 3 1 2 3 4/4 और माइनस में। ठीक है, इसको तुम कैलकुलेट कर लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, तो तुम खुश हो जाओगे। समझ में आया बच्चा? हम आगे कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चले। इसको काट सकते हैं ना, टाइम वेस्ट मत करो, कर लो। चलो कर दे, कर दे। देखो तुम लोग रोने लगते हो है ना। देखो कैसे किया जाता है। देखो 30 1 2 3 है 1000, 4 से करना है तो कैसे करोगे? 4 से सीधा इसको काटो तो कितना आ जाएगा? एफ इज इक्वल टू 4 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 6 चौके 24, 7 चौके 28, 7 आएगा पहले, बच गया 2 तो 20, 4 5 20, 5 00 का 00 हो गया, खत्म। माइनस आंसर बहुत ज्यादा आ रहा है, आएगा ज्यादा क्योंकि 1000 है ना इधर दोस्त, इधर 1000 है इसीलिए ज्यादा आएगा। चलो कोई बात नहीं, तो अब हम समझ गए हैं। अच्छा केजी में देगा, केजी में तो इसको पॉइंट लगाओगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो केजी में आ जाएगा। अगर कोई बोले इसको केजी में बताओ, हो सकता है तुमको आंसर केजी में दिया हो, केजी में देगा तो क्या करेंगे? इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो कहां चला जाएगा? माइनस में 7.5 केजी न्यूटन। ठीक है, 7.5 केजी न्यूटन। ठीक है, अब चलो 1-2 और क्वेश्चन बचा है लास्ट, है ना। एक बुलेट है 20 ग्राम का, उसको फायर कर दिया गया। फायर करने पे उसका जो वेलोसिटी था इतना था, पिस्टल तो 2 kg का था, उसका वेलोसिटी कितना होगा? बस फालतू चीज। देखो ये है मेरे पास बुलेट, यही है ना कंजर्वेशन ऑफ मास। ये है बुलेट, यहां से फायर कर दिए, क्या कर दिए? एक बुलेट फायर कर दिए,
ठीक है, ये बुलेट अब भागेगा ऐसा, ये बुलेट है। तो अब तुम बताओ पहले क्या था, बुलेट फायर नहीं हुआ था तो कैसा दिखता था, बोलो। बुलेट फायर नहीं हुआ था तभी तुमको कैसा दिखता था, तुमको दिखता था कि ऐसा एगो बंदूक है। अरे ये क्या हो गया, सॉरी गलती हो गया। हाँ ठीक है, वो सेलेक्ट करते हैं तो इस पर नहीं चलेगा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, डरो नहीं, डरो नहीं। हाँ ठीक है, छोड़ जो है। तो हम बोल रहे हैं, चलो ऐसे समझो कि बुलेट फायर नहीं हुआ था, दोनों एक साथ में था, तो इसका मास इंटू वेलोसिटी एक जैसा होगा, फिर ये फायर हो गया। तो हम बोल रहे हैं कि बुलेट का मास इंटू वेलोसिटी, बुलेट का मास इंटू वेलोसिटी जो होगा वो गन का मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होगा। बुलेट का गन मास कितना है, 20 ग्राम। 20 को केजी में रखोगे ना, 20 को केजी में रखोगे तो केजी में रख लो, कितना हो जाएगा केजी में, 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो। और वेलोसिटी इसका कितना है, 150, कितना है 150, केजी में है। मास बंदूक का 2 केजी, वेलोसिटी इसका निकालना है, केजी में नहीं ना रखोगे, मीटर केजी में रखना सही है, हाँ सही है, ठीक है। तो अब रखते हैं, शुरू करते हैं। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से एक और 0, और 2 से 5 बार में, और 5 से 15, और 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा उसका 3/2 मीटर पर सेकेंड। अरे नहीं, पर सेकेंड तो लिखे ही हम पहले ही से, ठीक है। वेलोसिटी कितना आ गया, 3/2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया बात, क्या इसमें कोई दिक्कत है, आसान है ना। रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकल गया, करना कुछ नहीं है, मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। एक तरफ बंदूक रख दो, एक तरफ गोली रख दो, दोनों को बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। सिंपल है, आसान है। आगे बढ़ते हैं तो खत्म, इसी तरीके से आपका हो जाता है खत्म। तो एक बात है जो आपसे कहना है, और आपसे हम कहना चाहते थे बड़ी दिन से, लेकिन कह नहीं पा रहे थे, है ना, कुछ बाधाएं थी आपके और मेरे बीच में। बात यह है कि बड़ा ही शिद्दत से आपने क्लास देखा, समझा और समझे, जीवन में थोड़ा सा आगे बढ़े। ऐसा है, क्लास देखने से पहले आप एक ऐसे विद्यार्थी थे जिसको फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ नहीं आता था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं आता था, और अब इस वीडियो के बाद आता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अगले वीडियो में आपका इंतजार रहेगा इसी तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।